नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स.इन। आज मैं बी कॉम 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कॉरपोरेट अकाउंट यानी कि निगमीय लेखांकन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम अमाउंट विथ विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड। वह अधिकतम राशि जिसके साथ कंपनी पंजीकृत होती है वो क्या कहलाती है। देखिए, वह अधिकतम राशि जिसके साथ कंपनी पंजीकृत होती है उसको आप क्या कहेंगे। तो उसको आप कहेंगे ऑथोराइज कैपिटल। लिखा हुआ है ना, देखिए कौन सा कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल। क्लियर, ये देखिए क्लियर हो गया। ध्यान दीजिए कि ये जो है ऑथोराइज कैपिटल क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर से सुन लीजिए, वह अधिकतम राशि जिसके साथ कंपनी पंजीकृत होती है उसको कौन सी कैपिटल कहते हैं, ऑथोराइज कैपिटल, अधिकृत शेयर कैपिटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हेन शेयर आर इशूड एट प्रीमियम, जब अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित किया जाता है तो प्रीमियम विल बी क्रेडिटेड टू, तो प्रीमियम की राशि कौन से खाते में क्रेडिट की जाएगी। ठीक है, हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि जब शेयर प्रीमियम पर जारी किए जाते हैं तो प्रीमियम की राशि किस खाते में क्रेडिट की जाएगी। तो इसका आंसर जब आप देखेंगे तो इसका आंसर है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता। हिंदी में भी देखेंगे, हिंदी में देखिए प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाता। देखिए हिंदी में नाम कंफ्यूज करता है, इसीलिए इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ये आंसर आपका सही है कि जब शेयर प्रीमियम पर जारी किए जाते हैं तो प्रीमियम की राशि जमा होगी प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाते में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए केस ऑफ पब्लिक कंपनीज। सार्वजनिक कंपनी की दशा में सदस्यों की न्यूनतम मतलब कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो आपको मालूम ही है कि सबसे कम संख्या कितनी होनी चाहिए, 7। आंसर क्या हो जाएगा, 7। और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ, अब देखिए मैक्सिमम नंबर आ गया, अधिकतम संख्या क्या होती है पब्लिक कंपनी में। तो अधिकतम संख्या जो है अनलिमिटेड होती है। कितनी होती है, असीमित। ठीक है, अनलिमिटेड होती है। यहां पे आप देखेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सदस्यों की संख्या जो होती है वो असीमित होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो मिनिमम नंबर, कम से कम संख्या। निजी कंपनी के मामले में सदस्यों की न्यूनतम संख्या यानी कम से कम कितने हो सकते हैं, 2। कितने हो सकते हैं, 2। यहां देखिए क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, कहता है कि द कंपनी फॉर्म बाय स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज। संसद के विधायिकाओं के विशेष अधिनियम द्वारा गठित कंपनी क्या कहलाती है, वैधानिक कंपनी कहलाती है और या स्टैट्यूटरी कंपनी कहलाती है। ठीक है, तो छठवें का आंसर हो गया सी। फिर से क्वेश्चन देखेंगे, द कंपनी फॉर्म बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज स्टैट्यूटरी कंपनी। ओके, वैधानिक कंपनी कहलाएगी। जो संसद के विशेष अधिनियम द्वारा कंपनी गठित होती है वो वैधानिक कंपनी। आगे नेक्स्ट, देखिए व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड पेड अप कैपिटल ऑफ पब्लिक कंपनी। तो मिनिमम रिक्वायर्ड यानी न्यूनतम आवश्यक पूंजी, चुकता पूंजी कितनी होनी चाहिए सार्वजनिक कंपनी के लिए। 2013 में तो कोई डिसाइड नहीं है, लेकिन 1956 में डिसाइड था कितना, पब्लिक कंपनी के लिए 5 लाख रुपए। कितना डिसाइड था, 5 लाख। और वही क्वेश्चन नीचे जब पूछता है प्राइवेट कंपनी के लिए न्यूनतम पूंजी कितनी होनी चाहिए तो कितनी बताएंगे,
1 लाख, कितना होगा 1 लाख 1 लाख रुपीज, देखिए यहां दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9th नंबर, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर टू फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी। फिर ये आ गया मिनिमम नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, फिर तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए पब्लिक कंपनी, तो कितने होने चाहिए 7 होने चाहिए। ठीक है। आगे देखेंगे, एक प्राइवेट कंपनी कैन नॉट, कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती है, शेयर भी जारी कर सकती है, निर्माण कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइबर शेयर्स, जनता को शेयर्स के लिए आमंत्रित करना, ये प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत, सही है ना। 4 ऑप्शन दिए हैं, इशू शेयर्स, शेयर्स पब्लिक में नहीं जारी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी कैन नॉट, इशू शेयर्स तो जारी कर सकती है, लेकिन पब्लिक को जो है आमंत्रण नहीं दे सकती है, निमंत्रण नहीं दे सकती कि आइए आप हमारा खरीदिए, यानी प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है। पब्लिक कंपनी में भी शेयर होता है, शेयर भी जारी करेगी, विनिर्माण कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, ओके, ये आंसर सही। आगे देखेंगे, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विथ विच द कंपनी इंटेंड टू गेट रजिस्टर्ड इज नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही आना है ये। कहता है कि जिस कैपिटल के साथ कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो कौन सी कैपिटल है, तो ऑथोराइज कैपिटल। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट करेगा। ओके, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा गलत है। एक कंपनी इज ए लीगल एंटिटी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, एक कंपनी सदस्यों से बिल्कुल अलग, एक कानूनी इकाई है, बिल्कुल सही है। कंपनी कैन बाई इट्स ओन शेयर, बाई बैक होता ही है कंपनी का, ये भी ठीक है। ए शेयर होल्डर इज द एजेंट ऑफ कंपनी, ये गलत है, शेयर होल्डर कभी एजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत है आपका कि ये शेयर होल्डर इज द एजेंट, पार्टनर एजेंट होता है लेकिन शेयर होल्डर एजेंट नहीं होता है। और लास्ट ऑप्शन दिया है, सेम पर्सन कैन एजेंट एंड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ये भी सही है, एक व्यक्ति कंपनी का एजेंट भी हो सकता है और क्रेडिटर लेनदार हो सकता है, लेकिन शेयर होल्डर एजेंट नहीं होता है। क्लियर है, यानी आपका आंसर सही है सी, एक शेयर होल्डर कंपनी का एजेंट होता है, यह स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, और यहाँ पे एक लिखा है ना बी वाले ऑप्शन में, एक कंपनी कैन बाई बैक इट्स ओन शेयर होगा। ठीक है, बाई बैक इट्स ओन शेयर होगा, कंपनी अपना बाई बैक कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। सॉरी, इसमें क्वेश्चन में आंसर होगा, क्वेश्चन होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी, कौन सी कंपनी की विशेषता नहीं है। ठीक है, ये तो थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिएगा, यहाँ नॉट वर्ड जुड़ना चाहिए, यहाँ पे नॉट वर्ड जुड़ना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो देखिए, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, कि सदस्यों का दायित्व वहां तक सीमित होता है। देखिए इसमें लिखा होगा सदस्यों का दायित्व वहां तक सीमित होता है अंकित मूल्य तक, ये सही है, ये होती है। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का शैक्षिक संघ, ये भी सही है। ए कंपनी सेपरेट बॉडी कैन स्यू एंड बी स्यूड ऑन इट्स नेम, इट्स ओन नेम, एक कंपनी अलग निकाय है और अपने नाम पर मुकदमा कर सकती है और मुकदमा दायर भी कर सकती है, ये भी सही है। कंपनी इज ए सिटीजन ऑफ कंट्री, कंपनी एक देश का नागरिक, तो ये गलत है, कंपनी नागरिक नहीं होता है क्योंकि इसको फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये आंसर आपका गलत है। कंपनी की, और क्वेश्चन भी सही कर लीजिएगा, कौन सी एक कंपनी की विशेषता नहीं है, तो कंपनी एक देश का नागरिक नहीं होता है। क्लियर है, यहां गलत लिखा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए कंपनी कैन बाय बैक इट्स ओन शेयर्स आउट ऑफ, कंपनी अपने शेयर्स को, अपने स्वयं के शेयर्स खरीद सकती है, कहां से? पहला ऑप्शन दिया रिजर्व विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, वो लाभ जो लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध है। दूसरा लिखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रतिभूति प्रीमियम, इसमें से भी किया जा सकता है, लाभ जो वितरण के लिए उपलब्ध है उसमें से भी आप जो है बाई बैक कर सकते हैं। प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स अदर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, शेयरों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से निर्गम से प्राप्त है, इससे भी कर सकते हैं, यानी तीनों से कर सकते हैं। यानी आंसर सही होगा ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर सही होगा? ऑल ऑफ दीज, कि एक कंपनी अपने शेयर्स जो होगा वो क्या कर सकती है, रिजर्व से भी खरीद सकती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी बाय बैक कर सकती है और नए शेयर्स के इशू से भी बाय बैक कर सकती है। ओके, 16वां क्वेश्चन है, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है, ये तो आप सब जानते हैं। आगे चलिए, एज पर कंपनी एक्ट अमाउंट कलेक्टेड एज प्रीमियम ऑन सिक्योरिटीज कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर, प्रीमियम की राशि किस चीज के लिए यूज नहीं हो सकती है? पहला लिखा है इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर, बोनस शेयर इशू होता है प्रीमियम की राशि से। दूसरा लिखा है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ये नहीं होता है, फिक्स एसेट्स नहीं खरीदी जा सकती है सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि से। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को समाप्त किया जा सकता है, बाय बैक भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है। यही आंसर आपका सही होगा। ठीक है, हिंदी में भी देखेंगे, कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रतिभूतियों पर प्रीमियम के रूप में एकत्र की गई राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता है अचल संपत्तियों को खरीदने में। क्लियर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द पोर्शन ऑफ द ऑथोराइज्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, ये भी आएगा, देखिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अधिकृत पूंजी का वह भाग जो केवल समापन पर ही वापस लिया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो रिजर्व कैपिटल। अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे केवल समापन पर ही वापस लिया जा सकता है उसको रिजर्व कैपिटल। क्लियर है ना? ये रिजर्व कैपिटल होगा, आरक्षित पूंजी होगी। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, गलत कौन सा स्टेटमेंट है यही बताना है आपको, गलत स्टेटमेंट बताना है। क्या दिया है? ए बाय बैक मस्ट बी ऑथोराइज बाय आर्टिकल ऑफ कंपनी, बाय बैक कंपनी के जो है लेखों द्वारा लिखित होना चाहिए, सही है। शेयर्स कैन बी पार्टली पेड अप, नहीं, देखिए जब आप बाय बैक करते हैं तो शेयर्स फुल्ली पेड होने चाहिए, तो यही स्टेटमेंट गलत हो गया। अब पूछा भी क्वेश्चन में ये कौन सा गलत है, तो वापस खरीदे गए जो अंश हैं उनको फुल्ली पेड होना चाहिए, पार्टली पेड नहीं होना चाहिए। देखिए सी आंसर जो है ये आपका सी स्टेटमेंट गलत है, उसी पे टिक लगाइए। शेयरों का आंशिक भुगतान किया जा सकता है, नहीं ये नहीं किया जा सकता, फुल्ली पेड किया जा सकता है। क्लियर है ना? आगे देखेंगे, मैक्सिमम बाय बैक लिमिट इन एनी ईयर इज डैश ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, किसी भी वर्ष में बायबैक की सीमा कुल चुकता इक्विटी पूंजी और कर मुक्त भंडार यानी मुक्त कोष फ्री रिजर्व का कितना % होता है? हो सकता है, उससे ज़्यादा वहीं तक लिमिट होती है। जब आप बायबैक ऑफ शेयर करते हैं, शेयर की वापसी खरीद करते हैं, तो वो पूंजी और फ्री रिजर्व के कितने % से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो आंसर इसका सिंपल सा है 25%, ये पढ़ाया भी था मैं। क्लियर है ना? आगे देखिए, Which of the following statement is false? Bonus share is made out of free reserve or securities premium collected in cash only. Bonus shares can be issued out of revaluation profit. No bonus shall be made within 12 months of any public or right issue. Company can issue bonus shares in any ratio. हिंदी में भी देखेंगे, पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बोनस इशू इज मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम,
बोनस जारी करना नगद में एकत्र की गए मुफ्त रिजर्व या प्रतिभूतियों के प्रीमियम से किया जा सकता है। सही है, या तो प्रतिभूति प्रीमियम से होगा या तो रिजर्व से होगा, जो आपका फ्री का रखा गया है भविष्य के लिए। दूसरा लिखा है बोनस शेयर कैन बी इशूड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, पुनर्मूल्यांकन लाभ से जारी किया जा सकता नहीं, ये गलत है। बोनस शेयर कभी पुनर्मूल्यांकन लाभ से जारी नहीं किए जा सकते हैं, यानी आपका आंसर सही हो गया बी। क्लियर, यहां ध्यान रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, राइट शेयर्स के बारे में क्वेश्चन आ गया। राइट शेयर्स आर नॉट ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग क्वाइट शेयर होल्डर इफ अधिकार अंश की पेशकश मौजूद इक्विटी शेयर्स को राइट शेयर की पेशकश नहीं की जाती यदि कंपनी ने एक प्रस्ताव द्वारा विशेष निर्णय लिया हो, यानी द कंपनी इन जनरल मीटिंग हैज आल्सो डिसाइडेड बाय ए रिजोल्यूशन, कंपनी ने सामान्य बैठक में यह निर्णय लिया हो, साधारण प्रस्ताव द्वारा निर्णय लिया और केंद्र सरकार से अनुमोदित कराया और डिसाइडेड बाय एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड सेम हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। या फिर सी आंसर सही होगा कि राइट शेयर्स आर ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ओनली, ये तो होता ही है, ठीक है। लेकिन सवाल हमारा ये पूछा है कि वर्तमान शेयर होल्डर्स को राइट शेयर्स नहीं दिए जाएंगे जब कंपनी ने क्या किया हो, अपनी बैठक में यह निर्णय लिया हो विशेष प्रस्ताव द्वारा। क्लियर, आंसर होगा ए। अगर कंपनी डिसाइड कर लेती है कि भाई हमको नहीं देना है, क्लियर, शेयर्स नहीं देना है, तो आपको वो शेयर्स नहीं देगी। आंसर होगा ए, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ। रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पूर्वाधिकार, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश का भुगतान किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? इन्वेस्टमेंट से, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से, प्रोसीड ऑफ फ्रेश ऑफ न्यू शेयर से, शेयर प्रीमियम से, प्रोसीड ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर से। आपको मैं बताया था कि देखिए पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान दो ही जगह से हो सकता है, या तो लाभ में से या नहीं तो नए अंशों के इशू से। तो आंसर सही होगा इसका बी, ठीक है, बोनस के नए निर्गम से प्राप्त है। पूर्वाधिकार शेयर का भुगतान किया जा सकता है शेयरों के नए निर्गमन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23वां है, व्हेन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर ड्यू फॉर रिडम्पशन द एंट्री पास्ड इज। जब शोधनीय पूर्वाधिकार अंश शोधन के लिए दिए होते हैं तो क्या एंट्री होती है? एंट्री बताना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा जब ड्यू होता है तो क्या एंट्री होती है? एंट्री होगी क्या कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, यानी आंसर होगा इसका बी। क्लियर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट यहाँ दिया है, आंसर होगा बी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ए कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट। आपको ये बताना है कि कौन सा जो है प्रेफरेंस शेयर के भुगतान के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, पहला लिखा है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयरों का खाता जब्त कर लिया गया वो पैसा, नहीं ये नहीं होता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट की अमाउंट नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व अकाउंट ये भी नहीं यूज कर सकते हैं, लाभांश के लिए नहीं होता है, इसीलिए इससे प्रेफरेंस शेयर का पैसा नहीं दिया जा सकता है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इसका भी यूज नहीं कर सकते, किसका करेंगे? डिविडेंड इक्वालिजेशन फंड, क्या करेंगे? डिविडेंड इक्वालिजेशन फंड। यहां देखिए ये सही है, डिविडेंड इक्वालिजेशन रिजर्व, लाभांश समानीकरण कोष, इसका उपयोग पूर्वाधिकार अंशों के भुगतान के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ए कंपनी। निम्न में से किसका उपयोग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर के विमोचन के लिए नहीं किया जा सकता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज जो है पूर्वाधिकार अंशों के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है।
ठीक है, पढ़ लीजिएगा। बाकी जनरल रिजर्व का किया जा सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस का किया जा सकता है, लाभांश समानीकरण कोष यानी डिविडेंड इक्वालिजेशन फंड का किया जा सकता है। हिंदी में भी दिया है, लिखा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, कि निम्न में से किसका उपयोग वरीयता यानी पूर्वाधिकार शेयर के मोचन के लिए नहीं किया जा सकता है? तो आंसर होगा शेयरों के निर्गमन पर प्रतिभूति प्रीमियम, यानी आंसर ए। नेक्स्ट देखेंगे, ए कंपनी कैन नॉट इशू रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग। एक कंपनी जो है निम्न अवधि से ज्यादा अवधि वाले पूर्वाधिकार अंशों को निर्गमित नहीं कर सकती है। कितने अंशों, कितने वर्ष के ज्यादा से पूर्वाधिकार अंशों को निर्गमित नहीं कर सकती है? जिसका भुगतान कम से कम 6 साल में होना हो, 7 साल में होना हो, 8 साल में होना, 20 साल, 20 साल तक का टाइम पीरियड होता है पूर्वाधिकार अंश के लिए। ऐसे से पूर्वाधिकार अंश जो 20 वर्ष बाद दे होंगे उनको कंपनी इशू नहीं कर सकती है। आंसर होगा डी। क्लियर, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कौन सा जो है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में बनाने में यूज नहीं किया जा सकता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज किया जा सकता है, जिसको आप लाभ हानि खाता कहते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट, सामान्य संचय खाता, इसे भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, डिविडेंड इक्वालिजेशन रिजर्व अकाउंट, लाभांश समानीकरण कोष खाता, इसको भी प्रयोग किया जा सकता है। अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट, इसको प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इससे जो है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट नहीं बनेगा। आंसर होगा डी। क्या आंसर होगा? डी। हिंदी में देखेंगे, किसका उपयोग पूंजी शोधन खाते के निर्माण के लिए नहीं किया जा सकता है? तो आंसर होगा डी, दावा न किया गया लाभांश खाता, अनक्लेम डिविडेंड इसी को कहते हैं। ठीक है, बाकी लाभ हानि खाते का उपयोग, सामान्य आरक्षित खाते का उपयोग, लाभांश समानीकरण कोष खाते का उपयोग, सबका उपयोग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के लिए किया जा सकता है। 28वां क्वेश्चन है कि द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड इन द फॉलोइंग रीजन, फॉर द फॉलोइंग रीजन, टू मेंटेन द कैपिटल इंटेक्ट। ठीक है, कैपिटल को मतलब बनाए रखने के लिए सही स्थिति में। दूसरा है टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट कंपनीज क्रेडिटर, कंपनी के लेनदारों का हित बनाए रखने के लिए। बोथ द अबव, दोनों, नन ऑफ द अबव, कोई नहीं। तो देखिए, जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट है वो दोनों, यानी पूंजी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और कंपनी के लेनदारों की सुरक्षा के लिए, दोनों के लिए जरूरी होता है। यानी आंसर होगा इसका क्या? सी। क्या आंसर होगा? सी, बोथ। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट कैन बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कौन सा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में डाला जा सकता है? जनरल रिजर्व अकाउंट डाला जा सकता है, फॉरफिटेड शेयर नहीं डाला जा सकता है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन भी नहीं डाला जा सकता, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं डाला जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खाते को पूंजी मोचन आरक्षित खाते में हस्तांतरित किया जा सकता है? तो सॉरी, वही क्वेश्चन है, हिंदी रूपांतर है। तो सामान्य आरक्षित खाता, इसका आंसर होगा जनरल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 31 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैटिस्टिकल बुक ऑफ ए कंपनी। कौन सी कंपनी की सांख्यिकी पुस्तक नहीं है? तो रजिस्टर्ड ऑफ डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर का जो रजिस्टर होता है उसको नहीं गिनाया जाता है स्टैटिस्टिकल बुक में। ठीक है, ये आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, शेयर कैपिटल सस्पेंस अकाउंट इज ओपन। कहता है कि अंश पूंजी सस्पेंस खाता तब खोला जाता है जब, कब खोला जाता है? when application money is received but balance sheet is prepared before allotment of share। जब एप्लीकेशन पैसा मिल जाता है या आवेदन राशि प्राप्त हो गई हो लेकिन बैलेंस शीट तैयार हो गई हो और अभी शेयरों का आवंटन न किया गया हो, यानी शेयरों के आवंटन के पहले ही बैलेंस शीट बन गई हो, यानी आंसर डी। तो वहां पे क्या होता है? शेयर पूंजी सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है, शेयर कैपिटल सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। नेक्स्ट को देखेंगे,
A new company is set up by existing company with 5 years track record can issue shares at a premium provided। कहता है कि एक नई कंपनी 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाली मौजूदा कंपनियों द्वारा स्थापित एक नई कंपनी प्रीमियम पर शेयर जारी कर सकती है। कब जारी कर सकती है? जब पार्टिसिपेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी आर नॉट लेस देन 50%, मौजूदा कंपनी की भागीदारी 50% से कम नहीं है। प्रोस्पेक्टस कंटेन जस्टिफिकेशन फॉर इशू प्राइस, प्रोस्पेक्टस में निर्गम मूल्य का औचित्य मूल्य शामिल है। सी है द इशू प्राइस इज मेड अप्लीकेबल टू ऑल न्यू इन्वेस्टर्स यूनिफॉर्मली, निर्गम मूल्य सभी नए निवेशक पर समान रूप से लागू किया गया है। और यह ऑल ऑफ द एबव, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेयर होल्डर्स आर, तो ओनर ऑफ द कंपनी। अंशधारी क्या होते हैं? वास्तविक मालिक होते हैं। देखिए लिखा हुआ कंपनी के मालिक होते हैं। बी आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया इशू ओनली इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स, सही है। द प्रेफरेंस शेयर इज दैट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट, ये भी सही है। ए कंपनी कैन कमेंस बिजनेस एज सुन एज इट इज कॉर्पोरेटेड, नहीं, कंपनी जो है इस समय सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट भी पाना होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आजकल। ठीक है, यानी आंसर होगा कि एक कंपनी निगमित होते ही व्यवसाय शुरू कर सकती है, ऐसा नहीं है। कंपनी को व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है तभी कंपनी शुरू कर सकती है। तो आंसर होगा इसका सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन केस ऑफ शेयर्स अंडर राइटिंग कमीशन विल बी, तो शेयर्स की दशा में देखिए 5% का अंडर राइटिंग कमीशन है, अभिगोपन कमीशन। शेयरों के मामले में अंडर राइटिंग कमीशन कितना है? 5%। आंसर होगा सी। क्लियर है ना? ध्यान दीजिए, सी हो गया। नेक्स्ट देखिए, डिवेंचर के संबंध में 2.5% है, इसी तरह आप जान लीजिए 2.5% डिवेंचर में अंडर राइटिंग कमीशन होता है। फिर क्या लिखा है, कंपनी वांट टू प्लेस शेयर टू ब्रोकर्स दे शुड गिव ए मैक्सिमम ऑफ एज ब्रोकरेज कमीशन। देखिए लिखा है कि यदि कोई कंपनी ब्रोकर को शेयर देना चाहती है बिकवाने के लिए तो उन्हें कमीशन कितना देगी? तो 2.5%। शेयर्स को बिकवाना है तो 2.5%। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या दिखाता है? आपको बताना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या दिखाता है। तो प्रॉफिट जो आप अर्न करते हैं वही दिखलाता है बिजनेस की। ओके, लाभ हानि खाता व्यवसाय में व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभ को दिखलाता है, यानी ये हो गया आपका ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ, जब शेयर्स हरण कर लिए जाते हैं तो शेयर पूंजी खाता डेबिट किया था। ये भी क्वेश्चन आना ही आना है, 100% मान के चलिए कि जब शेयर जब्त कर लिए तो शेयर पूंजी खाता मांगी गई पूंजी से, यानी कॉल्ड अप शेयर कैपिटल से क्या किया जाता है? वो डेबिट किया जाता है। ये थे हमारे 40 क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें आप 2-3 बार देख लें जिससे कि ये क्वेश्चन के आंसर आपको याद हो जाएं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।